कौन सा कह रहे थे हर्ष? बताओ क्वेश्चन। ये सर वाला कह था जिसमें चार्ज निकालना था, जो अपेयर हो रहा था अर्थ के सरफेस पे, उसमें तीन सर्कल से, जिसमें से हमने सेल थे, मतलब जिसमें से हमने बीच वाले को अर्थिंग कर दिया था, उसे अर्थ से जोड़ दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक। औरों को आ जाने दे। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लिंक नहीं मिल रहा है क्या जी तुम लोगों को? सर नहीं दिखा था, कोई लिख के भेजा था। सर वो जो आप मीटिंग शेड्यूल करते हो ना, सब उसमें ज्वाइन कर लेते हैं, जबकि बैच एडमिन में ज्वाइन करना होता है। मैंने मीटिंग कहाँ शेड्यूल करी आज? आज तो वहीं से आया ना, सेंट्रल से, सेंट्रलाइज आया ना। हाँ सर, उससे ज्वाइन करना होता है, बाकी सारे अलग मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। यस। तो कहीं और भी है सब क्या? देखो। इधर भी कुछ लोग पढ़े हैं क्या डाउट फिजिक्स में? नहीं सर, अब शायद कोई मीटिंग चल नहीं रही, दूसरी कोई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कितने आए? बहुत कम ही आ पा रहे हैं। वैसे सर जसप्रीत ने भी डाल दिया है कि उस पर क्लिक करते शो हो जाएगा वो। अब तो देख लेना चाहिए। हम्म। ये जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो वो क्लियर जाता है। बैच एडमिन से जब क्रिएट हो जाती है मीटिंग तो वो दिक्कत हो जाती है ना। यस सर, उसमें पॉपअप करके आ जाता है, वो सब शो हो जाता है तो। यस सर। लेकिन अब वहीं से लग के आ जा रही है तो उसमें चेंज भी नहीं करा जा सकता, दिक्कत तो ये है। मेन हेड ऑफिस से लग के आ जा रही है कई बार मीटिंग। चलो तब तक पिछले क्लास में क्या क्या डिस्कस हुआ है दीपेश बताओ। लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस करे हैं? सर अर्थिंग बताया था, पैरेलल प्लेट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया था। पैरेलल प्लेट अगर है तो अच्छा 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 अच्छा, वो कंप्लीट हो गया था। दोनों दो दो पॉइंट बता दिए थे। यस सर, बता दिए थे दोनों। अच्छा, एक बार वो भी आपसे बता देना, एक बार क्लियर हो जाए।
अच्छा ठीक है, बता देता हूँ दो। तो दो चीजें, एक अर्थिंग से रिलेटेड वर्किंग प्रॉब्लम की करी थी, उसमें थोड़ा सा हर्ष को शायद क्लास में था नहीं तो उसको दिक्कत है, तो उसको एक बार रिपीट कर देते हैं। ये दो कंडक्टिंग, 3 वाला या 2 वाला, किसमें लिखा था? सर 3 वाला। 3 वाला। तो ये मान लो कि 3 जो है वो कंडक्टिंग कंसेंट्रिकली प्लेस मेटालिक सेल्स है। इसको चार्ज Q का दे दिया और इसको कितना दिया था? माइनस का 2Q या 2Q, कुछ भी दे लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब पे वर्क हो जाएगा। ये रेडियस R की है, ये रेडियस 2R की है, और ये रेडियस जो है वो 3R की है। बीच वाले सेल को चार्ज नहीं दिया है और इसको सिंपली अर्थ कर दिया है। तो अर्थ करने का जो सिंबल है वो ये है। सर्किट में कहीं इस तरीके का सिंबल दिखेगा तो इसका मतलब अर्थ किया गया है। अर्थिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर कंडक्टर को अर्थ के साथ आपने अटैच कर दिया। अर्थ जिसे आपको एज ए कंडक्टर जो है वो कंसिडरेशन में लेना है। अर्थ पे जो है वो स्लाइटली निगेटिव चार्ज होता है, बट उस चार्ज के इन्फ्लुएंस में चूंकि साइज इसका बहुत बड़ा है तो जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी ऑलमोस्ट निग्लिजिबली स्मॉल, और आप 0 मान लेते हैं। ठीक है ना? तो अर्थ के पोटेंशियल को आप 0 मानते हैं, और अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को आपने कनेक्ट कर दिया तो नेचुरल है कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि कंडक्टर के हर पार्ट का पोटेंशियल सेम होता है। तो जो भी कंडक्टर अर्थ के साथ कनेक्ट किया जाएगा तो उसका भी पोटेंशियल जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब नेचुरल है कि उसके पोटेंशियल को 0 होने के लिए सर्टेन चार्ज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि उसके आसपास में दूसरे चार्ज कंडक्टर्स कैसे प्लेस किए गए। ठीक है? तो अगर हमको उसके पोटेंशियल को 0 करना है तो उस पर सर्टेन चार्ज की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो जो कुछ भी चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी दैट चार्ज विल बी सप्लाइड बाय द अर्थ। ठीक है? आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों में से जो भी चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज गोइंग टू बी सप्लाइड बाय द अर्थ। ठीक है? तो मान लो कि ये आपने सिचुएशन देखा और इसमें अंदर वाले शेल को आपने पहले से Q का चार्ज दिया था, बीच वाले को न्यूट्रल रखा था और बाहर वाले को माइनस का 2Q का चार्ज दिया था। अब जब आप इनको कंसेंट्रिकली प्लेस किए हैं तो आपको मालूम है कि मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने के लिए जो कुछ भी चार्ज आपने अंदर वाले शेल को दिया है वो पूरा का पूरा चार्ज इसके बाहर वाले सरफेस पे जाएगा। ठीक है ना? इस जो भी चार्ज दिया है वो इसके बाहर वाले सरफेस पे होगा। अगर अंदर के सरफेस पे आप चार्ज दे दोगे तो उसका इफेक्ट क्या आएगा? ऐसे अगर गॉसियन सरफेस आप बनाओगे तो उसके अंदर चार्ज इंक्लोज हो जाएगा, फील्ड आ जाएगी वहां पे, जबकि फील्ड नहीं होती है मेटल के अंदर। तो जो भी चार्ज आपने इसको दिया है दैट चार्ज विल बी ऑन इट्स आउटर सरफेस, और जितना चार्ज आपने इसको दिया है उतना ही इसके अंदर वाले सरफेस पे आएगा, इस मेटल के अंदर में फील्ड को 0 करने के लिए। जैसे आपको पीछे में डिस्कशन के दौरान बताया है कि अगर किसी मेटल के कैविटी रीजन में कोई चार्ज आप रख देते हो तो जितना चार्ज आपने रखा है उसी अमाउंट का लेकिन अपोजिट नेचर का चार्ज उसके इनर सरफेस पे आ जाता है। यस सर। तो ये क्यू चार्ज आपने यहाँ रखा है तो माइनस का क्यू चार्ज इसके अंदर वाले सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है? अब ये पहले से न्यूट्रल था, माइनस का क्यू यहाँ पे आ गया, साथ में आपने इसको अर्थ भी किया है तो इसका पोटेंशियल 0 होना चाहिए। तो कुछ चार्ज आपने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया कि दैट इज कमिंग ऑन इट्स आउटर सरफेस। ठीक है ना? मान लिया आपने कि क्यू चार्ज इसके बाहर वाले सरफेस पे आ रहा है। अब वो क्यू 0 भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि अदर चार्जेस क्या क्या आपने दे रखे हैं। ठीक है? क्यू चार्ज अगर यहाँ पे आ गया तो अब इस वाले शेल को देखो, बाहर वाले शेल को, तो उसके अंदर में टोटल क्यू का चार्ज है यस सर। स्मॉल क्यू का,
तो उतने ही स्मॉल क्यू चार्ज जो होगा वो इसके अंदर वाले सरफेस पे आ जाएगा, माइनस का। यस सर, यस। ठीक है, तो माइनस का क्यू चार्ज इसके अंदर वाले सरफेस पे आ गया। अब चूंकि इसको आपने पहले से माइनस का 2q दिया था आपने चार्ज, तो इस पे चार्ज -2q रहना है, तो क्या होगा, बाहर वाले सरफेस पे q माइनस का 2q का चार्ज चला जाएगा, जिससे कि इस पे टोटल चार्ज माइनस का 2q रहे। क्लियर? तो ये आपने जो है एक इंफॉर्मेशन ये बना लिया कि चार्जेस कैसे कैसे अरेंज होंगे मेटल के अंदर फील्ड जीरो को ध्यान में लेते हुए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अर्थिंग करी गई है तो इस सेल का पोटेंशियल जीरो होना है, तो इसका पोटेंशियल हम लिखेंगे सभी चार्जेस के कारण। ठीक है, ये वाला जो अंदर वाला सेल है उसके लिए ये बाहर का पोजीशन हो जाएगा, तो बाहर के पोजीशन पे जो पोटेंशियल होता है वो लिखा जाता है क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, जहां पे स्मॉल आर सेंटर से दूरी होती है, तो दैट विल बी 2r। ये अंदर वाले सेल के कारण पोटेंशियल हो गया। इसके अंदर वाले सरफेस पे माइनस का क्यू चार्ज है, उसके कारण जो पोटेंशियल होगा माइनस का क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r। इसके बाहर वाले सरफेस पे क्यू का चार्ज है, तो उसके कारण जो पोटेंशियल होगा क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r। इसके अंदर वाले सरफेस पे माइनस का क्यू चार्ज है, तो माइनस का क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3r हो जाएगा। इनर पोजीशन पे हर जगह का पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस का होता है। ये बीच वाले सेल का पोटेंशियल लिख रहे हैं, और इसके बाहर वाले सरफेस पे जो चार्ज है वो q -2q का है, और ये डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3r, इसके कारण पोटेंशियल हो गया। सारे जो चार्जेज हैं सबके इन्फ्लुएंस में आपने पोटेंशियल को लिखा, और ये सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने इसको अर्थ करके रखा है। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, बच गया क्या, q डिवीजन में 2r माइनस का 2q डिवीजन में 3r, और दैट शुड बी इक्वल टू 0, है ना। जबकि q की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का प्लस हो जाएगा 4q/3, ये q की वैल्यू हो गई। अब आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दो। यस। इस पे प्लस का q, यहाँ पे माइनस का q, और इस पे 4q/3, इस पे माइनस का 4q/3, है ना। और इसके बाहर वाले पे कितना हो जाएगा, माइनस का 4q/3, 6 दूना 6, 4 गया 2, 2q/3। ये ऐसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा अगर आपने इसको अर्थ किया है तो। क्लियर है? अब दूसरा जो है पैरेलल प्लेट के लिए बताया था, कुछ इंफॉर्मेशन दिया था, वो आपको ध्यान में रखना है। वो क्या है कि अगर मान लीजिए कि कई सारी मेटल की प्लेट्स जो है एक दूसरे के पैरेलली प्लेस करी गई हैं, है ना, सबकी प्लेट एरिया बराबर है, तो इनके जो फेसिंग सरफेस होंगे उस पे हमेशा इक्वल और अपोजिट चार्ज आएगा। फेसिंग मतलब आमने सामने के जो सरफेस होंगे उस पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा, और जो आउटर मोस्ट फेसेस हैं उन पे हमेशा इक्वल और सेम नेचर का चार्ज होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट को ध्यान में लेकर के आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना होगा। अब मान लो कि आपको बोला कि इसको क्यू चार्ज दिया है, इसको आपने माइनस का क्यू चार्ज दे दिया, और इस पे 2q दे दिया, ये चार्ज दे दिया। अब आप जानना चाहते हो कि इसके अलग अलग सरफेस पे चार्ज कैसे कैसे जाएगा। ठीक है ना,
तो आपने मान लिया कि ये जो क्यू चार्ज यहाँ से दिया था इसमें से स्मॉल क्यू इस पे आ गया, इधर वाले सरफेस पे। तो इधर वाले सरफेस पे जो चार्ज होगा वो क्यू माइनस का क्यू होगा, क्योंकि सरफेस पे ही चार्ज रहना है, अंदर में तो रहना नहीं है मेटल के। इस पे क्यू आ गया तो पहली जो क्राइटेरिया आपको बताई है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट होना है। तो इस पे क्यू आ गया तो इस पे माइनस का क्यू होना चाहिए। इसको टोटल आपने माइनस का क्यू चार्ज दिया था, तो इस पे जो है अब कितना दे दें कि इस पे टोटल माइनस का क्यू हो जाए? क्यू माइनस का क्यू दे दें, हो जाएगा माइनस का क्यू। इस पे क्यू माइनस का क्यू हो गया तो इस पे उसका निगेटिव होना चाहिए भाई। तो उसका निगेटिव कितना हो जाएगा? क्यू माइनस का क्यू हो जाएगा इस पे, इधर वाले पे। अब इधर वाले पे कैपिटल क्यू माइनस का क्यू हो गया तो इधर पे क्या हो जाएगा? क्यू प्लस का क्यू, जिससे कि इस पे 2q चार्ज हो जाए। तो ये आपने पहली क्राइटेरिया यूज करके आपने डिस्ट्रीब्यूशन दिखा लिया। क्लियर है ये? यस सर। दूसरी क्राइटेरिया क्या है कि इस वाले फेस पे जो चार्ज है और इस वाले फेस पे जो चार्ज है वो हमेशा इक्वल होगा और सेम नेचर का होगा। तो दोनों को इक्वल और सेम नेचर का कर देते हैं। तो Q माइनस का Q दैट शुड बी इक्वल्स टू Q प्लस का Q, यानी कि Q की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 0 मिल गई। यस सर। यस सर। तो अब ये Q 0 मिल गया तो आप डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दो। एक ही अननोन था वो पता हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? इस पे Q आ गया पूरा का पूरा, अंदर वाले पे कुछ चार्ज नहीं गया क्योंकि Q 0 मिला था। इस वाले फेस पे भी कोई चार्ज नहीं आया था क्योंकि इस पे माइनस का क्यू दिखाया था। इस पे कितना आ जाएगा? माइनस का क्यू आ जाएगा इस पे। ठीक है। और इस पे कितना आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। इस पे क्यू और इस पे भी क्यू। ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इन दोनों फेस पे कोई चार्ज नहीं जाएगा। समझ में आ गई? ये जो दोनों यस सर। दिखानी है। अब इसमें एक पॉइंट और छोटा सा आपको बताना है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का। ठीक है, इसको बता लेते हैं तो ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। मेटल टू मेटल कनेक्शन में पोटेंशियल सेम होना चाहिए, सिग्मा इंटू आर इक्वल्स टू कांस्टेंट बताया है ना? हेलो। यस सर। हाँ, यस सर। मान लो कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है भाई, और इसको आपने चार्ज किया है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी जो है सिग्मा की है, सिग्मा की सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो इस पे जो चार्ज दिया वो पूरा का पूरा इस स्फीयर के सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हर चार्ज जो होगा उसके द्वारा रेस्ट ऑफ द चार्ज के कारण इधर से ऐसे फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, एक्सपेंडिंग मोड में लगेगा ना। अभी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं भाई, तो चार्ज जो होगा वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इधर से इधर यहाँ पे कोई भी छोटा सा एलिमेंटल पार्ट अगर आप अपने इस स्फीयर पे से लेंगे तो ये एलिमेंटल पार्ट इधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा रेस्ट ऑफ द चार्ज के कारण। यस सर। कहीं भी आप कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा ऐसे बाहर की तरफ। यस सर। तो ये जो चार्ज हमारा स्फीयर है उसको अगर हम लोग देखें
तो इसका बिहेवियर जो है वो बिल्कुल वैसा ही हो जा रहा है जैसे एक बलून है जिसके अंदर में हमने हवा भर के रखी है ना? हाँ बलून है तो उसके इन्फ्लुएंस में जो हवा का प्रेशर है उसके इन्फ्लुएंस में बलून का जो है वो बाहर की तरफ जो है एक्सपेंड करने की जो है वो टेंडेंसी आ रही है। ऐसा आपके पास अपीयरेंस मिल रहा है, कुछ इस तरीके का फोर्सेस इनके द्वारा एक्सपीरियंस किया जा रहा है कि क्यों भाई? ठीक है। यस सर तो उसके इन्फ्लुएंस में जो कोई भी एलिमेंटल पार्ट पे फोर्स पर यूनिट ऑफ द एरिया होएगी उसको हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया किसी भी एलिमेंटल पार्ट के लिए अगर हम कंसिडरेशन लेते हैं तो। ठीक है। तो हम उस फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में ऑब्जर्वेशन को बनाने के लिए क्या कर रहे हैं कि इसी स्फीयर के सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया ले लेते हैं। ये एलिमेंटल एरिया हमको मालूम है कि इस स्फीयर के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट उसका मैग्नीट्यूड होगा ना? यस सर क्योंकि स्फीयर की वजह से फील्ड आपको लिखना आता है, ध्यान दीजिएगा। चार्ज क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर से लिखा जाता है भाई फील्ड, है ना? और क्यू को लिखना है तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो ई के बारे में इंफॉर्मेशन आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की मिल गई ना? यस सर ये यहाँ पे फील्ड है दैट इज नोन टू यू, ये आपको मालूम है। ठीक है। अब ये फील्ड अगर आप देखो तो आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो लाभ सुपरपोजिशन को फॉलो करती है। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे जो फील्ड है वो इस पैच के कारण फील्ड और जो बचा हुआ स्फीयर है उसके कारण फील्ड दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। सर एक बार रिपीट कीजिए। अगर दो चार्जेज हैं यहाँ यहाँ रख दिए तो यहाँ पे फील्ड लिखनी होती है तो क्या करते हो? इसके कारण फील्ड लिखते हो, इसके कारण फील्ड लिखते हो, दोनों को ऐड करते हो ना? यस सर तो अगर यहाँ पे भी हमको अगर फील्ड लिखना है तो इस छोटा सा जो एलिमेंटल पैच हमने इस स्फीयर के सरफेस पे लिया है इसके कारण फील्ड और जो बचा हुआ स्फीयर है उसके कारण फील्ड दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल फील्ड मिलेगी। यस सर तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई हमने लिखा है आउटसाइड द स्फीयर ये हमारा क्या होगा? जो कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ये लिखा जाएगा फील्ड ड्यू टू द पैच प्लस फील्ड ड्यू टू रेस्ट ऑफ स्फीयर, दोनों का वेक्टर सम दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। है? बोलो। यस सर और इस स्फीयर के अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पे फील्ड क्या होती है भाई? जस्ट इस पैच के नीचे चले गए तो स्फीयर के अंदर आ गए तो वहां पे फील्ड क्या होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जीरो। अरे भाई कोई भी अरे हाँ यस सर जीरो। कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है उसको चार्ज किया है तो उसके अंदर में फील्ड क्या होती है? जीरो होती है ना? तो जो भी चार्ज इस पे है उसके कारण फील्ड यहाँ पे क्या होगी? जीरो। अब ये फील्ड भी जो है वो हमारे इस रेस्ट ऑफ द स्फीयर के कारण और इस पैच के कारण दोनों के सम से लिखा जाएगा। बोलो भाई। यस सर है? यस सर। तो इनसाइड द स्फीयर ई जो है वो जीरो है और ये इक्वल होगा ई पैच माइनस ई रेस्ट ऑफ द स्फीयर। क्यों? क्योंकि दोनों के डायरेक्शन तो अपोजिट होंगे तभी तो कैंसिल होगा।
Yes, sir. यस सर। तो पैच के द्वारा फील्ड इधर प्रोड्यूस हो रहा है और रेस्ट ऑफ द स्फीयर के कारण फील्ड इधर प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों का सम 0 हो रहा है। अब ये दोनों रिलेशन को देखो, मान लो कि हम इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो ई रेस्ट ऑफ द स्फीयर के कारण ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। Yes, sir. यानी कि ये जो पैच हमने यहाँ पे लिया है, इस पैच के लोकेशन पे जो स्फीयर का बचा हुआ पार्ट है उस पे जो चार्ज है उसके कारण जो फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी और वो फील्ड जो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। यस सर। तो इस फील्ड Yes, के sir. इन्फ्लुएंस में इस पैच पे फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स ऑन द पैच ड्यू टू रेस्ट ऑफ स्फीयर, ये अगर हमको लिखना है डीएफ से, मान लो कि उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रेस्ट ऑफ द स्फीयर के कारण जो फील्ड है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय पैच पे जो चार्ज है सिग्मा इंटू डीएस, मान लीजिए कि डीएस इज द एरिया ऑफ द पैच। लिख सकते हो? Yes, sir. यस सर। ठीक है। और डीएफ डीएस का जो रेशियो होगा दैट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को आपको अगर लिखना है भाई, पी से मान लो कि उसको दिखा रहे हैं, तो वो आपका डीएफ डीएस हो जाएगा रेशियो, एंड दैट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की है भाई, तो उसके इन्फ्लुएंस में वो जो पार्ट है, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा होगा, वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? Yes, sir. सर अब ये इसको, पैच वाला मुझे समझ नहीं आया। कौन सा बेटा? सर ये जो ई पैच था ना वो। कोई भी पर्टिकुलर सरफेस को अगर आपने चार्ज दिया है, चार्ज मान लो कि इसको पॉजिटिव का दिया है, ठीक है, तो इसके पास के पोजीशन में यहाँ पे जो फील्ड होगी वो इधर की तरफ, दूर की तरफ, और इसके नीचे चले जाओगे तो दूर का डायरेक्शन इधर होगा। यस सर। ठीक है। अब इसको हम स्फीयर का पार्ट बना रहे हैं, ये पैच के कारण फील्ड हो गई, ये ई पैच के कारण, यानी कि जो एलिमेंट लिया है वो, यस सर। और इसको हम स्फीयर बना दे रहे हैं ऐसे। ठीक है। तो ये जो रेस्ट के कारण यहाँ पे फील्ड होगी वो इधर की तरफ ई आर से मान लो दिखा दे रहे हैं, और यहाँ पे भी तो वही पोजीशन है ना, बस यहाँ पे भी रेस्ट के कारण फील्ड इधर ही होगी। जस्ट इनसाइड एंड जस्ट आउटसाइड की बात कर रहा है। ठीक है। यस यस तो अंदर में 0 होना है तो ये और ये बराबर होंगे तभी होगा अंदर में 0, और बाहर में दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को जुड़ करके जो है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुआ है, तो एक के कारण कितना हो जाएगा, तो क्योंकि दोनों बराबर है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना। यस सर। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये आपका इक्वल है ईपी प्लस ई आर के, बाहर के लिए लिखा तो, और अंदर के लिए आपको दिख रहा है कि ई आर माइनस ईपी ये 0 है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और सम 0 है क्योंकि अंदर में फील्ड 0 होता है, मालूम है आपको। तो इन दोनों रिलेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो ईपी की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ई आर की वैल्यू भी क्या मिलेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिलेगी ना, बोलो। सर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर
अब ये लिखा क्यों? अब ये मन में आपके दुविधा आएगी कि भाई ये रेस्ट ऑफ द स्फीयर के कारण वहां पे फील्ड क्यों लिखा? तो आपको मालूम है कि कोई भी चार्ज अपने द्वारा क्रिएटेड फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है ना। अगर आप यहाँ पे एक चार्ज रख देंगे तो क्या इस पे फोर्स लगेगा? नहीं सर, नहीं। ये जबकि फील्ड तो ये क्रिएट किया है ना, इसने फील्ड तो क्रिएट किया ना। अगर आपको इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस कराना है तो दूसरा चार्ज कहीं यहाँ पे रखना पड़ेगा, तभी तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो कोई भी चार्ज अपने द्वारा जो क्रिएटेड फील्ड है उसमें फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है ना भाई। क्लियर है बात? जो दूसरा चार्ज फील्ड क्रिएट करेगा उस फील्ड में वो चार्ज जब आएगा तो वो जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर हम यहाँ पे फील्ड देख रहे हैं इस स्फीयर के बाहर में, तो हमको मालूम है कि वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन वो सबके कारण, पूरे स्फीयर के कारण है ना। बोलो भाई। यस सर। Yes, वो sir. जो फील्ड है वो पूरे स्फीयर के कारण है, जबकि हमको इस वाले पोर्शन पे फोर्स लिखना है तो केवल हम बचे हुए पोर्शन के कारण वहां पे फील्ड देखेंगे तभी तो फोर्स लिख पाएंगे। इसलिए Yes, जो sir. रेस्ट ऑफ द स्फीयर है उसके कारण फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करी गई और उसके करस्पॉन्डिंग फोर्स को लिखा गया है ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्फीयर। क्लियर हुई बात? Yes, sir. अब ये इंफॉर्मेशन हमको प्रॉब्लम में कैसे यूज करना है जरा उसको समझने का प्रयास करो। जैसे मान लो तुमको कह दिया कि एक स्फेरिकल सेल है भाई, है ना, एक स्फेरिकल सेल है, इसको सिग्मा का सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है ना, और फिर इसको दो पार्ट में ऐसे काट दिया, एक दो हेमिस्फीयर बना दिया, है? दो हेमिस्फीयर बना दिया। तो अगर काट के छोड़ दोगे तो ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे जो फोर्स लग रहा है उसके इन्फ्लुएंस में। Yes, sir. जो फोर्स लग रहा है इनके बीच वो एक पार्ट के रूप में तो इसलिए थे ना क्योंकि जो है उसका जो स्ट्रेंथ था स्फीयर के मटेरियल का वो उसको बाइंड करके रखा था। ठीक है, अगर बीच से आपने वो कनेक्शन इनके बीच का डिसरप्ट कर दिया, यानी कि बीच से काट दिया, तो अब ये जो फोर्स लगेगा उसके कारण ये एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। Yes, बोलो sir. भाई ठीक है। तो मान लो कि तुमसे ये पूछा जाए कि हमें इन दोनों टुकड़ों को एक दूसरे से सटा के रखना है, तो इधर से हमको फोर्स लगाना पड़ेगा इस पे। Yes, sir. तो कितना फोर्स लगाएंगे कि ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से सटे हुए रह पाएंगे यहाँ पे? ये अगर देखना है तो हमको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट मिल गया, तो हमें अब इंटीग्रेट करने हो गए की जरूरत नहीं होगी। हमको क्या करना है, इस प्रेशर के इन्फ्लुएंस में इस पर्टिकुलर एरिया पे जितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स हम कैलकुलेट कर दें और इसका इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लें, काम खत्म। Yes, sir. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स आएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर P, जो आपको मालूम है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से लिखा जाता है, मल्टीप्लाइड बाय ये जो ओपन एरिया है आर रेडियस मान लीजिए कि इस स्फीयर का कहा है आपने। तो फोर्स जो इधर से लग रहा है एफएस मान लीजिए कि उसको नाम दिया, तो वो सिग्मा स्क्वायर डिवीजन में ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर से लिखा जाएगा। Yes, sir. और ये इक्वल होना चाहिए एफ के। तो आपके द्वारा जो अप्लाइड फोर्स होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर पाई डिवीजन में ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इतना फोर्स अगर आप लगा दोगे दोनों तरफ से तो ये जो दोनों टुकड़े थे वो एक दूसरे से दूर ना जाके उसी पोजीशन पे बने रहे। सर ये एफएस क्या है? एफएस जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि इस पे रिपल्सन का Okay, लगा sir. रहा है। रेस ये जो इधर वाला स्फेरिकल पार्ट है वो इधर वाले पे जो फोर्स लगा रहा है उसको एफएस से दिखाया है। ओके सर।
electrostatic force due to left hemisphere, बाएं वाले हेमिस्फीयर के कारण जो इस पे फोर्स लग रहा है उसको हमने एफएस से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो इस पे अब एलिमेंट लिया, उस पे इधर की तरफ फोर्स लिखा, फिर कंपोनेंट लिखा, फिर इसको पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट किया, वो करने की जरूरत नहीं है हमको, है ना। ये एक हमारे पास टूल हो गया, ऐसे किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए तरीका मिल गया हमको आसान। क्लियर है बात? Yes, sir. अब जैसे इसी पे बेस्ड एक दूसरा प्रॉब्लम सिंपल कर लो, आप कर लो। ये मान लो कि एक स्फीयर है, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की दे रखी है, रेडियस इसका जो है वो आर का है, और इसको यहां से काट दिया दो टुकड़ों में। ये दूरी एक ही है, सेंटर से ए डिस्टेंस पे दो टुकड़ों में इसको काट दिया हमने, है ना। यहाँ पे काट दिया इसको। अब आपको बताना है कि इधर से कितना फोर्स लगावे जिससे कि ये पर्टिकुलर जो दोनों टुकड़े हैं वो एक दूसरे से सटे हुए रह सके। व्हाट फोर्स यू शुड अप्लाई? सर पाई सिग्मा स्क्वायर आर माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 12 sigma square pi r square a square upon 2 epsilon आर स्क्वायर minus a Minus a square. हाँ, A square is sir. तो बड़े आसानी से तुमको ये दिख गया कि यहाँ पे जो ये क्रॉस सेक्शन बनेगा इसका रेडियस जो होगा वो ये आर अगर लिखना है तो आर स्क्वायर जो होगा वो ये वाले ट्रायंगल को देखो, ये वाले ट्रायंगल को देखो, तो ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो आर स्क्वायर जो होगा पाइथागोरस से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से लिखा जाएगा ना। यस सर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के इन्फ्लुएंस में इधर की तरफ फोर्स लग रहा है वो अगर आप लिखना चाहोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो फोर्स लग रहा है वो लिखा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर minus a square. लगेगा, है? Yes, sir. सिग्मा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड इट शुड बी इक्वल्स टू F1, है ना। ये F1 के बराबर होना चाहिए अगर इसका वहां पे रोक Yes, के sir. रखना है तो F1 की वैल्यू आपको पता हो गई कि इसको अगर रोक के रखना है तो पाई सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना फोर्स अगर आप लगाते हो तो ये जो टुकड़ा है ये इसी पोजीशन पे बना रहेगा, वो दूर नहीं जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रिपल्सन का फोर्स रेस्ट ऑफ द स्फेरिकल पार्ट से लग रहा है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे एक दो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम करा देते हैं, ठीक है, फिर कैपेसिटर शुरू करते हैं। ये मान लो कि कहा गया कि एक रस्सी है जिसके सहारे एक बॉल जिसका अपना कुछ मास है m और जिस पे कुछ चार्ज है उसको लटका के रखा गया। A small ball
of mass m having charge q is hanged from the ceiling with the help of a string. Now a point charge is brought from far away position and is placed at original position of ball. In this process, ball rises to height h at equilibrium position. Find the work done by person in doing so. ठीक है, हमको प्रॉब्लम में क्या कहा गया कि एक रस्सी है जिसके सहारे एक बॉल को जो है लटका दिया गया, इस पे कुछ चार्ज है क्यू, मान लिया कि क्यू का चार्ज दिया गया। एक दूसरा चार्ज है जो कि फार अवे पोजीशन पे है, उसको धीरे धीरे ला करके जहां पे ये बॉल था वहीं पे रख दिया गया, है ना। यानी कि नई सिचुएशन जो है वो ये बन जा रही है। ये बॉल की ओरिजिनल पोजीशन थी, यहाँ पे हमने चार्ज ला करके प्लेस कर दिया, दैट लेट बी इट बी क्यू, गिवन नहीं है, ठीक है। और उसमें क्या हुआ कि ये बॉल पे जो इस चार्ज के कारण रिपल्सन का फोर्स लगा है, उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में बॉल कहीं यहाँ पे डिस्प्लेस्ड हो जाएगा ना भाई। यस सर। तो ये बॉल का इक्विलिब्रियम पोजीशन दिखाया गया, जहां पर कि इसकी जो हाइट है ये ओरिजिनल से ये एच हाइट ऊपर चढ़ गया। तो बताना है कि ये चार्ज जो कि इंफिनिटी पे था, इसको यहाँ तक लाके प्लेस करने में हम हमारे द्वारा कार्य कितना किया जाएगा, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय ऑन दिस सिस्टम। जो हमने कार्य किया है वो बताना है, पर्सन के द्वारा जो वर्क किया गया। ये हाइट ये ऊपर चला गया, बड़ा बढ़िया प्रॉब्लम है। जरा सोचो तो जरा इसके बारे में, तुम कुछ मिल रहा है क्लू? यानी संख्या बड़ी कम है जी, 26 ही लोग हैं, तो 25 होगा। सर, और डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी से वर्क निकालेंगे। नहीं, डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी से नहीं, इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी से। आपके द्वारा जो वर्क होगा वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मानोगे ना, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है वो मैकेनिकल एनर्जी में इंक्रीमेंट के बराबर होता है, ठीक है ना। यस सर। हम्म
प्रयास कर रहे हो आप कि मैं बताता चलूं? ये सर ट्राई कर रहे हैं। सर सर बोलिए। सर MGH माइनस 3Q स्क्वायर अपॉन 25 एप्सिलॉन नॉट। ये कैपिटल क्यू दिया थोड़ी है, ये तो हमने अपनी तरफ से माना। और ये दूरी भी तो नहीं दी गई है, ये दूरी कहाँ से लिख ली है? ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी नहीं दिया गया। थोड़ा सा देखिए, इसमें थोड़ा टेक्निकली ज्योमेट्री कोरिलेट करनी होगी, ध्यान दीजिए, समझिए इसको, है ना। हमको मालूम है कि जो पर्सन के द्वारा वर्क होगा वो इंक्रीमेंट इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगा। यस सर। पर्सन के द्वारा वर्क नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क मानोगे आप, ठीक है। अब देखो, जब यहाँ पे बॉल था, ये वाला बॉल यहाँ पे था तो रेस्ट में था, और दूसरा वाला चार्ज भी जो था दैट वाज फार अवे पोजीशन एंड इट वाज एट रेस्ट, ठीक है। जब ये चार्ज यहाँ पे लाके रखा गया है तो ये बॉल भी यहाँ पे रेस्ट में है, यानी कि इनिशियल और फाइनल दोनों पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है, किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आया। तो ये वर्क डन जो होगा या वर्क जो रिक्वायर्ड होगा वो इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट आपको मालूम है कि इट इज जीरो, है ना। पहले भी जीरो थी, अब भी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीमेंट के इक्वल होगा। ठीक है क्या? बोलो। यस सर। यस सर। अब पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट क्या हुआ वो देखें। तो एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी इसकी बॉल की, है ना। बॉल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी Yes, sir. बढ़ी, कितना? ये एच हाइट गया तो mgh का इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, ये तो मालूम है। मास भी दिया था, हाइट भी दिया था, ये तो हमको नोन है, ठीक है। अब ये जो चार्ज था व्हेन इट वाज एट इंफिनिटी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी दोनों चार्ज की? जीरो। यस सर। अब मान लो कि यहाँ पे जब ला के रख दिया तो अब जो है सेपरेशन ये आर हो गया, तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई? के क्यू क्यू बाई आर, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। यस सर। बोलो भाई, ठीक है। यस सर। दो चार्ज के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आर सेपरेशन के करस्पॉन्डिंग Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से लिखा जाता है। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। अब अगर हम के क्यू क्यू बाई आर की वैल्यू नॉन पैरामीटर में यानी कि mgh के टर्म में ही लिख लें तो हमारा काम बन जाएगा। यस सर। तो आइए अब इस चार्ज के लिए इक्विलिब्रियम का कंडीशन का इंफॉर्मेशन बनाते हैं। इस चार्ज पे फोर्स क्या क्या लग रहे हैं वो देखा जाए। एक फोर्स तो इस पे mg लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। दूसरा, इस चार्ज के कारण जो इस पे फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, यस और ये के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर से लिखा जाएगा। और तीसरा फोर्स ये रस्सी के द्वारा पुल लगाया जाएगा, टेंशन लगेगा, टी का लगेगा। बोलो भाई, ठीक है क्या? यस सर। यस सर।
ये एंगल को मान लिया हमने कि थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, π/2 माइनस का θ/2 हो जाएगा क्या, बोलो। Yes, sir. क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो पाई माइनस थीटा होगा, तो दोनों इंडिविजुअली π/2 माइनस θ/2 हो जाएंगे। Yes. Yes, sir. नहीं समझ में आ रहा है तो नाम क्लियर, नाम लिख के बोला। सिंस in triangle OAB, OA equals to OB है, therefore एंगल A इक्वल्स टू एंगल B हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये तीन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में इसका इक्विलिब्रियम है भाई, तो किसी भी डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का कंपोनेंट करेंगे जीरो होगा। Yes, sir. तो हम एक ये डायरेक्शन ले रहे हैं जो कि हमारी इस रस्सी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इस रस्सी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमने ले लिया, तो ये वाला एंगल हमको π/2 माइनस θ/2 मिला है, तो ये वाला एंगल θ/2 हो जाएगा क्या। Yes. अगर ये θ/2 है तो ये भी θ/2 हो जाएगा क्या। Yes, sir. और ये वाला एंगल आपका थीटा है, ABC, ए, इसको CD नाम दे देते हैं। तो सिंस ball is in equilibrium, therefore summation of force along CD that should be equals to 0 होना चाहिए। CD के अलॉन्ग सारे फोर्सेस के कंपोनेंट का सम जो होगा वो 0 होगा क्या, किसी भी डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का कंपोनेंट 0 होगा। Yes, sir. अब CD ही क्यों लिया, इसको भी सोचना चाहिए आपको। CD इसलिए लिया क्योंकि इस डायरेक्शन में ये जो टेंशन है इसका कंपोनेंट 0 होगा, है ना, क्योंकि उसके 90 डिग्री पे ये लाइन दिया है, तो टेंशन का कंपोनेंट 0 होगा, तो टेंशन को एलिमिनेट करने का चक्कर हमारे पास नहीं रहेगा, है ना, तो हमारा थोड़ा वर्किंग थोड़ी इजी हो जाएगी, इसलिए CD डायरेक्शन में ही कंपोनेंट हम लिख रहे हैं। ठीक है, बात Yes, समझ sir. में आ रही है। CD को क्यों लिया, वैसे तो आप कोई भी दो डायरेक्शन ले सकते थे, उसमें कंपोनेंट करके आप 0 कर सकते थे, बट हमने CD को ये लिया जिससे कि ये दो वेरिएबल ना आवे, केवल एक ही वेरिएबल हमारा रहे और हमारा काम जो है थोड़ा सिंपल हो जाए, इसलिए CD डायरेक्शन में हम तोड़ गए। तो CD डायरेक्शन में हम अगर कंपोनेंट KQQ का करेंगे तो KQQ डिवाइडेड बाई R² का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, KQQ बाई R² cos θ/2, और mg Yes, का sir. इधर की तरफ है माइनस ऑफ mg sin थीटा, दैट इज इक्वल टू 0। Yes, sir. यानी कि KQQ बाई R² cos θ/2 ये इक्वल हो गया mg sin थीटा को हम sin 2 थीटा के फॉर्मूले से तोड़ रहे हैं, तो 2 sin θ/2 cos θ/2 लिखा जा सकता है। ये cos θ/2 Yes, cos θ/2 काट दिया, तो KQQ बाई R ये हमारा हो गया कितना, 2mg इंटू R sin θ/2 होगा, लिख सकते हो Yes, क्या। sir.
अब आओ जरा एक ज्योमेट्री और देखो, ये वाले ट्रायंगल को देखो, ए बी एन। इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना है? θ/2 है। ट्रायंगल ए बी एन को देखिए, यहां से sin θ/2 को लिखना है तो ये लिखा जाएगा h/r लिखा जाएगा, यानी कि h की वैल्यू क्या है? r sin θ/2। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो के क्यू क्यू बाई आर की वैल्यू क्या हो गई? के क्यू क्यू बाई आर की वैल्यू हो गई ट्वाइस ऑफ एम जी एच। यहां से अब ये लाके यहाँ रख दो, हो गया तुम्हारा आंसर। के क्यू क्यू बाई आर की वैल्यू मिल गया। तो वर्क की वैल्यू कितनी आ गई? वर्क दैट इज एम जी एच प्लस ट्वाइस ऑफ एम जी एच, दैट इज 3 mgh। इतना वर्क आपको करना पड़ेगा जिससे कि ये चार्ज ओरिजिनल पोजीशन आप बॉल पे ला करके प्लेस हो जाएगा और बॉल इक्विलिब्रियम पे एच हाइट तक डिस्प्लेस्ड हो रहा होगा। ठीक है। Yes, sir. बोलना भाई। Yes, sir. सर ये और करें। ट्रायंगल OAB की ज्योमेट्री एक बार बता दीजिए। ये ए ओरिजिनल पोजीशन आपका बॉल था, ये बी नया पोजीशन है बॉल का। ये जहां से बॉल को आपने लटकाया था वो ओ पॉइंट है। ये वाला एंगल आपने थीटा माना है, ठीक है ना भाई? ये वाला एंगल थीटा माना है, तो ओ ए और ओ बी इक्वल है। Yes, sir. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा। यस सर। अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो इन दोनों का जो सम है वो पाई माइनस थीटा है। यस सर। इन दोनों का सम, अगर ये फाई है तो ये भी फाई होगा, तो 2 फाई प्लस थीटा ये पाई होगा, यानी कि फाई की वैल्यू पाई माइनस का θ/2 होगा। यस सर। क्लियर हो गई ज्योमेट्री? यस सर, समझ गया। एक और प्रॉब्लम करा दें कि कैपेसिटेंस की बातें करें? कैपेसिटेंस। क्योंकि देख रहे हैं कि धीरे धीरे पब्लिक जो है वो पलायन कर रही है, क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, क्वेश्चन मुश्किल होने पे भाग रहे हैं। क्वेश्चन मुश्किल होने पे जो है 52 रिमेनिंग है। थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है तो सब पल्ला छोड़ा के भाग जा रहा है। एडवांस करना है तो कुछ
टेढ़ा करना पड़ेगा ना जी। हम्म Yes, sir. हम्म Yes, sir. हम्म। चलो ठीक है, एक हम असाइनमेंट आपको देता हूँ, हाँ प्रयास करना, जो लोग कर सकेंगे वो लोग करिएगा प्रयास। हाँ, और फिर हम डिस्कशन शुरू कर देते हैं कैपेसिटेंस का। ये मान लो कि आपको कहा गया कि एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, ये मेटल है यहाँ पे, ठीक है। अंदर R1 रेडियस तक खाली है, R रेडियस तक खाली है, 2R रेडियस तक मेटल है ना, R से 2R के बीच में मेटल, ठीक है। इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है आपने Q का, ठीक है। सेंटर पे चार्ज आपने प्लेस किया है Q का, और इस मेटल के अंदर में एक छोटा सा छेद है, नैरो होल है ऐसे। आप इस चार्ज को इस होल के थ्रू निकाल करके, बिना टच कराए, मेटल से बिना टच कराए निकाल करके फार अवे ले जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा करने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? क्वेश्चन लिख देता हूं, आप ट्राई करना, ठीक है। नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में पूछना। मेटल सेल inner radius capital R and outer radius 2R has a narrow hole. A point charge Q is placed at the center of cell. This charge is to be taken out through the hole and taken far away. How much work is to be done in this process? Assume charge does not touch the cell. ठीक है, इस छेद के थ्रू इस चार्ज को निकाल करके बहुत दूर ले जाना है। ऐसा करने में आपको कितना कार्य करना पड़ेगा, दैट यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। प्रॉब्लम समझ रहे हैं? Yes, sir. करेंगे कैसे वो आप थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, प्रयास करिएगा। अब ये जो चार्ज यहाँ पे आपने रखा है उसका इफेक्ट क्या आएगा कि इसके अंदर वाले सरफेस पे माइनस का क्यू चार्ज आ जाएगा, हाँ? Yes, sir. Yes, sir. आपने कोई चार्ज नहीं दिया था तो इसके बाहर वाले सरफेस पे जो है वो प्लस का क्यू चार्ज आ जाएगा। Yes, sir. प्लस का क्यू चार्ज इसके बाहर वाले सरफेस पे होगा। तो इनिशियल जो सिचुएशन है उसमें इस तरीके से
चार्जेस होंगे। सेंटर पे चार्ज जो क्यू रखा है और जो अंदर वाला सरफेस है इसमें माइनस का क्यू और बाहर वाले सरफेस पे प्लस का क्यू चार्ज आ गया होगा। तो ये 3 चार्जेस हो गए, एक पॉइंट चार्ज है और 2 डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। उसके इन्फ्लुएंस में इसकी अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी कैसे, क्या क्या करना होगा भाई? एक तो इस दोनों चार्ज के कॉम्बिनेशन की पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक इस दोनों के चार्ज के कॉम्बिनेशन की पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक इन दोनों चार्ज के कॉम्बिनेशन की पोटेंशियल एनर्जी होगी। 3 चार्जेज हैं तो आपको 3 ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप के तीनों ग्रुप की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी। साथ में जब डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता है तो उसकी अपनी सेल्फ की भी पोटेंशियल एनर्जी होती है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये शेल पे अगर चार्ज क्यू है तो उसकी सेल्फ की पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका आपको बताया है ना? क्यू स्क्वायर डिवीजन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। Yes, sir. तो इस पे जो चार्ज है उसके कारण क्यू स्क्वायर डिवीजन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इस पे जो चार्ज है उसके इन्फ्लुएंस में क्यू स्क्वायर डिवीजन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r, ये भी होगा। तो 5, ये पांचों तरीके की पोटेंशियल एनर्जी को लिख करके जोड़ दीजिएगा तो ये आपको इनिशियल मिल जाएगी, है ना? Yes, sir. और जब आप इस चार्ज को यहां से निकाल लोगे तो ये जो चार्ज, ये जो माइनस प्लस आया था ये पूरा का पूरा मेटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मेटल अनचार्ज हो जाएगा फिर से। अब तो रहेगा नहीं ना Yes, अंदर sir. में माइनस क्यू प्लस का क्यू। तो अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी फाइनल। Yes, sir. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी कि नहीं? ये चार्ज फार अवे चला गया Yes, sir. तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो ही गई, और ये चार्ज जो अलग अलग कलेक्ट हुआ था वो कलेक्शन अब नहीं रहेगा, अब जो है वो मर्ज हो जाएगा पूरे इस मेटल के वॉल्यूम में, जिससे पूरा का पूरा रीजन जो है वो न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। तो जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो निगेटिव आएगी और फाइनल 0 है। तो फाइनल में से इनिशियल घटा दोगे, जितना आपको मिलेगा वही आपका वर्क डन होगा। ठीक है? Yes, sir. Yes, तो प्रयास करिएगा, इसको वर्कआउट Yes, करिएगा। sir. आपको वर्किंग का तरीका भी बता दिया, आप इसको बनाइएगा। नहीं बन पाएगा तो पूछ लीजिएगा। आइए बात करते हैं कैपेसिटेंस का। पीछे में जब हम लोग डिस्कशन किए हैं उसमें जैसे एक स्फीयर है मेटल का, मान लीजिए इसको हमने अगर चार्ज क्यू दिया है, आर इसका रेडियस है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा उसको लिखने का हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था, क्यू दैट इज इक्वल्स टू वी दैट इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दैट वाज द पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। Yes, sir. yes, तो sir. कोई, जैसे आपने इस स्फीयर के लिए पाया कि जो स्फीयर को गिवन चार्ज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका पोटेंशियल। पोटेंशियल जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरीके से कोई भी अगर कंडक्टर आपको ऑब्जर्व करेंगे तो उस पे जो गिवन चार्ज है उसके प्रोपोर्शनल हमेशा उसका पोटेंशियल जो है वो मिलता है। यानी कि चार्ज और जो पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर है उसका जो रेशियो मिलेगा वो हमेशा एक कांस्टेंट मिलेगा, एंड दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द ज्योमेट्री ऑफ दैट कंडक्टर। जैसे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? क्यू और वी का रेशियो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मिलेगा। Yes, क्यू और sir. वी का रेशियो कैलकुलेट Yes, करेंगे तो इट विल कम्स आउट टू बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दैट Yes. इज कांस्टेंट फॉर द दिस स्फीयर, और वो उस स्फीयर की ज्योमेट्री यानी कि इसके रेडियस पे डिपेंडेंट है। ये इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने स्फीयर के लिए जो हमने पहले से डराइव कर रखा है फॉर्मूला, उसको जो बनाया वो किसी भी कंडक्टर के लिए वैलिड है कि किसी भी कंडक्टर को जो गिवन चार्ज है और उसके पोटेंशियल का जो रेशियो आपको मिलता है
वो हमेशा उस कंडक्टर की ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट एक कांस्टेंट के रूप में आप ऑब्जर्वेशन में पाते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को चार्ज गिवन टू द कंडक्टर और उसके पोटेंशियल का जो रेशियो है उसको हम कैपेसिटेंस ऑफ दैट आइसोलेटेड कंडक्टर के रूप में जो है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है ना? कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस of an isolated conductor is defined as ratio of charge given to the conductor and its potential। ठीक है? किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड की बात कर रहा हूं। आइसोलेटेड का मतलब जिसको आपने अदर किसी भी ऑब्जेक्ट से काफी डिटैच करके रखा है। ठीक है ना? तो उसका कैपेसिटेंस जो है उसको डिफाइन कैसे करा गया? रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर एंड इट्स पोटेंशियल। इन दोनों का जो रेशियो है उसको हम नाम देते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है? सी से जनरली इसको दिखाएंगे Q by V, दैट इज द डेफिनेशन। अगर आप एक आइसोलेटेड स्फीयर लेते हैं, इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। ठीक है? फैराड जो है इसकी SI यूनिट है। यानी कि किसी कंडक्टर को 1 कूलम का चार्ज दें और उसके इन्फ्लुएंस में उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट का हो जाए तो आप कहेंगे कि उसका कैपेसिटेंस क्या है? 1 फैराड का। 1 कूलम पर वोल्ट इज 1 फैराड। ठीक है ना? जनरली कैपिटल F से फैराड को दिखाते हैं। 1 कूलम का चार्ज दिया और उसके इन्फ्लुएंस में 1 वोल्ट का उसका पोटेंशियल हो जाता है, तो आप क्या कहोगे कि हमारे उस पर्टिकुलर कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैराड का है। ठीक है भाई? आप जैसे मान लो कि हम एक आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस लिखना चाहते हैं। तो आपको जैसे यहाँ पे पहले से नोन इंफॉर्मेशन है, Q by V अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम्स आउट टू बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मिलेगा? Yes, sir. आइसोलेटेड स्फीयर का जो कैपेसिटेंस है इट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी कि अगर हमको एक मेटल का स्फीयर बनाना है, का कैपेसिटेंस बोला जा रहा है कि 1 फैराड का है। चदन कुछ कहना चाह रहे हो क्या? चदन, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, प्लीज माइक ऑफ कर लो अपना। सर आप कर सकते हो इसका माइक ऑन। नहीं ऑफ तो कर सकता हूँ, बट वो कुछ कहना चाह रहा है, हो सकता है। हाँ सर। आप मैसेज लिख सकते हो अगर कुछ कहना है तो, मैसेज में लिख के डाल दो चैट में। आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। कमर ढीला है, इसका कमर ठीक है, लेंथ ज्यादा हो रहा है, लेंथ
और the second one, ठीक है, तो अगर हमारा जो है एक आइसोलेटेड स्फीयर है तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी गिवन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर है क्या ये? Yes, sir. अब Yes, मान लो sir. हमको 1 फैराड का एक स्फीयर बनाना है तो उसका रेडियस क्या होना चाहिए वो अगर हम देखना चाहते हैं, इफ कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू 1 फैराड, तो जो रेडियस होना चाहिए वो आपको दिखता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए। यस सर। दैट इज 9 into 10 to the power 9 मीटर। यस सर। यानी कि 9 into 10 to the power 9 मीटर रेडियस का अगर कोई एक स्फीयर बनाते हो आप तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो 1 फैराड का होगा। अब जरा इसको कंपेयर करो रेडियस ऑफ अर्थ से। सिक्स 6.4 into 10 to the power 6 मीटर की होती है रेडियस। यस सर। हाँ? यानी कि अर्थ के रेडियस का भी अगर 1500 गुना बड़ा लगभग, है ना, 1200-1300 गुना बड़ा रेडियस का अगर आप स्फीयर बनाओ तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो 1 फैराड का होगा, है ना? ठीक है, यानी कि ये जो फैराड है यूनिट कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करने की, ये एक बहुत बड़ी यूनिट है फैराड। ठीक है, नॉर्मल जो कंडक्टर्स होते हैं उनके जो कैपेसिटेंस होंगे वो कुछ नैनो फैराड या फिर पिको फैराड में आपको मिलेगा। ठीक है ना? नॉर्मल Yes. जो आपके कंडक्टर होंगे उनका जो कैपेसिटेंस आपको मिलेगा वो नैनो फैराड या फिर पिको फैराड में मिलेगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 1 फैराड का जो है अगर हमको स्फीयर लेना है जिसका कैपेसिटेंस 1 फैराड का है तो उसका रेडियस जो होना चाहिए 9 into 10⁹ का होना चाहिए। ठीक है ना? बहुत बड़ा रेडियस। तो ये बहुत बड़ी यूनिट है फैराड। नॉर्मल जो कंडक्टर्स होते हैं उसके कैपेसिटेंसेस नैनो फैराड या फिर पिको फैराड। नैनो का मतलब समझते हैं ना? 10⁻⁹ meter. -9. Yes, sir. -9, है ना? और पिको का मतलब 10 to the power -12। ठीक है? 12. Yes, sir. तो इस रेंज के जो है वो सामान्य रूप से जो भी कंडक्टर्स होते हैं उसके कैपेसिटेंसेस होते हैं। क्लियर? अब आओ इसको Yes, थोड़ा sir. सा अलग वे में सोचते हैं। मान लो कि अब ये हमारा जो कंडक्टर है ये आइसोलेटेड नहीं है, इसको आपने कुछ चार्ज दिया तो इसके पास में अगर दूसरा कोई कंडक्टर आप रखोगे तो क्या होगा? इसके कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होगी उसके इन्फ्लुएंस में इधर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। Yes, sir. नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके करीब है पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में, तो इसका पोटेंशियल घट जाएगा। Yes, sir. यस सर। नेगेटिव चार्ज के कारण उसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा, पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव होगा, क्योंकि आर पे डिपेंडेंट होता है पोटेंशियल। आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल का इन्फ्लुएंस जो होगा कम होगा। ठीक है ना? तो आपको क्या Yes, sir. मिलेगा? इसका जो पोटेंशियल है दैट विल डिक्रीज, यानी कि Q और V का जो रेशियो होगा वो बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस इसका बढ़ जाएगा। तो अगर हमारा जो कंडक्टर है वो आइसोलेटेड नहीं है तो दो चीजें हमको मिल रही हैं। एक तो कि उसका जो कैपेसिटेंस है वो आसपास में दूसरे कंडक्टर्स कैसे हैं उस पर डिपेंडेंट होगा, और आइसोलेटेड के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा। क्यों? बात क्लियर हुई है? Yes, sir. अगर ये दोबारा बता दीजिए। हाँ, ये अगर हमारा जो कंडक्टर है इसको हमने आइसोलेट करके नहीं रखा है, दूसरे कंडक्टर भी आसपास में रखे गए, यस सर। तो दूसरे कंडक्टर में पोलराइजेशन आएगा।
उसमें चार्ज सरफेस पे इंड्यूस होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो उसके पोटेंशियल को चेंज करेंगे, घटाएंगे। पोटेंशियल घटेगा तो क्यू और वी का रेशियो जो होगा वो बदलेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा वो इस बात पे डिपेंड होगा कि ये कंडक्टर जो दूसरा वाला रखा गया है वो कहाँ रखा गया है, कितने बड़े साइज का है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी कि अगर हमारा कंडक्टर आइसोलेटेड नहीं है तो उसका कैपेसिटेंस जो होगा वो आसपास में प्लेस दूसरे कंडक्टर पे भी डिपेंडेंट होगा। क्लियर है बात? यस सर। अगर हम कंडक्टर का ऐसी असेंबली बनावे, कंडक्टर्स की ऐसी असेंबली बनावे, ऐसा अरेंजमेंट बनावे जिसका की कैपेसिटेंस आसपास में प्लेस दूसरे कंडक्टर से इंडिपेंडेंट हो, तो ऐसा जो अरेंजमेंट होता है कंडक्टर का उसको कैपेसिटर कहते हैं। शायद ये डिवाइस आप लोगों ने देखा होगा, कैपेसिटर। आप में से कुछ किसी ने आइडेंटिफाई किया है ये डिवाइस जिसका नाम ले रहे हैं कैपेसिटर? देखे? हाँ सर, देखा है। हाँ, कहाँ देखा? पंखे में, जिसको कंडेंसर भी बोलते हैं। हाँ हाँ, वो पंखे में देखा होगा ना, ऐसे सिलेंडर के शेप का, ऐसे व्हाइट कलर का जो है ऐसे लगा रहता है यस ना? सर, एसी में भी रहता है। हाँ हाँ, जितने भी आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस देखेंगे ना, लगभग सब में यूज होता है कैपेसिटर। बल्कि वो रिमोट कंट्रोल कार होती है। अरे हाँ जी, हाँ। जितने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं लगभग सभी में जो है कैपेसिटर यूज होता है। कैपेसिटर जो है एक सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, या इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स समझिए, ऐसे समझिए इसको, है ना। इंस्टेंट एनर्जी कहीं आपको चाहिए, एक आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कहीं पे, तो वहां पे आपका जो है कैपेसिटर जो है वो यूज होगा। ठीक है ना? ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे ग्लूकान डी है ना, ग्लूकान डी समझिए इसको, इंस्टेंट एनर्जी। ठीक है, अब जैसे पंखा है उसमें कैपेसिटर का यूज क्या है? फैन में आपको मालूम है कि कॉइल है जिसमें करंट फ्लो करती है, उस करंट फ्लो करने के कारण उस पे टॉर्क लगता है और उसके कारण पंखा आपका रोटेट करता है। ठीक है ना? यस सर। अब जब पंखे को आप स्टार्ट करना चाहते हो तो उससे पहले तो वो रेस्ट में था पंखा, स्टार्ट होगा, एक स्पीड को अटेन कराएंगे तो यू हैव टू प्रोवाइड देम एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है प्रोवाइड करना है तो ज्यादा टॉर्क चाहिए। आपकी जो बिजली की सप्लाई है उसका तो एक फिक्स करंट उसमें जाएगा, लेकिन आपको स्टार्टिंग के समय एक्स्ट्रा टॉर्क चाहिए, है ना। उसको फुल स्पीड तक ले जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा टॉर्क चाहिए, तभी तो वो एक्सेलरेटेड आगे मूव करेगा। एक बार वो फुल स्पीड पे आ गया देन जो है, जो कॉइल में फ्लो करने वाली करंट है उसके कारण जो टॉर्क है वो केवल जो बियरिंग में फ्रिक्शन होगा या एयर का जो ड्रैग होगा केवल उसी को तो ओवरकम करना रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग के समय आपको एक्स्ट्रा टॉर्क चाहिए जिससे कि वो अपनी फुल स्पीड को अटेन कर पाए। ठीक है, तो जब आप स्विच ऑन करते हो तो उसका जो कैपेसिटर उस पंखे में लगा है वो जितना एनर्जी स्टोर करा रहता है, जितना चार्ज वो स्टोर किया रहता है, वो पूरा का पूरा चार्ज एकाएक उस कॉइल को जो है वो ट्रांसफर देता है, जिसके थ्रू करंट बहुत बढ़ जाती है और उसके इन्फ्लुएंस में टॉर्क बड़ा मिलता है और वो फुल स्पीड को अटेन कर लेता है। कभी आपके घर का पंखे का कंडेंसर खराब हो जाता है तो पंखा आपका ऐसे ऐसे धीरे धीरे हिलता है ना, फुल स्पीड पे नहीं चलता, ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलता रहेगा। आप जाओगे मैकेनिक को बुला के लाओगे तो कहेगा, ऊपर से खोल देगा और कहेगा कि ले जाइए, ये 10-20 रुपए का मिलेगा, इसको खरीद लाइए। कंडेंसर है, खरीद के लाएंगे, उसको जोड़ेगा, स्विच ऑन करेंगे आप,
पंखा फुल स्पीड पे चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में उसको टॉर्क जो है वो ज्यादा चाहिए, तो स्टार्टिंग में उस टॉर्क को प्रोवाइड करने के लिए जो कैपेसिटर है उसने जो चार्ज स्टोर किया रहता है वो पूरा का पूरा एनर्जी जो है इंस्टेंटली उसको ट्रांसफर देता है। ठीक है, एक बार आपका पंखा फुल स्पीड पे चल चल गया, उसके बाद कैपेसिटर का उसमें कोई रोल नहीं है ना? सर एक चीज पूछना है सर, एक चीज। हाँ बोलो। सर ये तो बिना कैपेसिटर के ज्यादा करंट देते तो भी चल सकता है। हाँ बिना कैपेसिटर के ही ज्यादा करंट सप्लाई कर दे तो भी जा सकते हैं। हाँ चलेगा चलेगा, लेकिन वो स्पीड पे नहीं चलेगा, वो धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे चलता रहेगा, क्योंकि करंट जो उसमें फ्लो करा रही है वो तो टॉर्क जनरेट कर ही रही है, और उसके इन्फ्लुएंस में वो धीरे धीरे रहेगा, क्योंकि वहां पे जो टॉर्क मिल रहा है वो बस इतना ही मिल रहा है जिससे वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर पा रहा है। ठीक है ना? जबकि आपको एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना है तो यू हैव टू प्रोवाइड ए ग्रेटर टॉर्क, है ना, स्पीड पे लाने के लिए। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग के समय जो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है उसी के लिए आपको अपने उस डिवाइस में देखेंगे तो कैपेसिटर लगा रहता है। ठीक है ना? तो एक तरीके से ये इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, कितनी एनर्जी स्टोर Yes, sir. करेगा तो उसकी बात हम लोग आगे चल के करेंगे, बट वो एक एनर्जी का सोर्स है, ये आपका इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या हो गया? कैपेसिटर एक कॉम्बिनेशन है कंडक्टर का जिसका की कैपेसिटेंस आसपास में प्लेस दूसरे कंडक्टर से इंडिपेंडेंट हो। अब इंडिपेंडेंट कैसे होगा भाई? इसका कैपेसिटेंस क्यों बदल रहा था? क्योंकि जो ये कंडक्टर आपने प्लेस किया था इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है ना? तो अगर आप ऐसा अरेंजमेंट बना दें कि उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो एक छोटे से रीजन में ही कन्फाइंड रहे, उसके बाहर ना जाए फील्ड, उसके बाहर फील्ड ना जाए, तो बाहर में रख दो ना कंडक्टर, उस पे क्या पोलराइजेशन होगा? अगर मान लीजिए आपने ऐसा अरेंजमेंट बनाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी रीजन में केवल है, यहाँ पे इतने ही दूर में रहनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर में फील्ड नहीं है, तो इधर में कोई कंडक्टर रखोगे तो क्या इस पे पोलराइजेशन होगा? नहीं नो होगा। सर। चार्ज तो नहीं आएगा ना इसमें, माइनस प्लस जो आ रहा था यहाँ पे, अब चार्ज नहीं आएगा तो ये इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसा अरेंजमेंट हम लोग बनाएंगे जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक छोटे से रीजन में ही कन्फाइंड रहे, उसके बाहर ना जाए, तो वो हमारा जो अरेंजमेंट होगा वो हमारा डिवाइस कैपेसिटर की तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, क्लियर है बात? यस सर। Yes, sir. कैपेसिटर क्या है वो लिख लो। कैपेसिटर an arrangement of conductor placement of other conductor in its nearby region. It stores energy
in form of electric field. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में या चार्ज के इन्फ्लुएंस में ये एनर्जी को स्टोर करता है। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा अरेंजमेंट जो बनाना है वो मुश्किल है, बड़ा सिंपल भी है इस तरीके का अरेंजमेंट बनाना, जिसका जो कैपेसिटेंस जो है आसपास के प्लेसमेंट ऑफ कंडक्टर से इंडिपेंडेंट हो। जिसका सिंपलेस्ट जो अरेंजमेंट है वो उसको आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आप करते क्या हो कि दो मेटल की प्लेट लेते हो आप, ठीक है, और दोनों को एक दूसरे के पैरेलली एक माइन्यूट सेपरेशन पे प्लेस कर देते हो। माइन्यूट का मतलब इसकी जो लंबाई चौड़ाई है प्लेट की, उसके कंपैरिजन में दोनों प्लेट के बीच का गैप कम रखते हैं, ठीक है ना। माइन्यूट से मतलब सेपरेशन बिटवीन द प्लेट जो है वो इसकी जो प्लेट की लंबाई चौड़ाई है उसके कंपैरिजन में छोटा रखा आपने, तो ये, और एक को जितना प्लस का चार्ज दिया दूसरे को उतना ही माइनस का चार्ज देंगे, ठीक है ना। एक को प्लस का क्यू दिया तो दूसरे को माइनस का क्यू चार्ज दिया, तो ये जो अरेंजमेंट होगा दैट इज गोइंग टू वर्क लाइक ए कैपेसिटर। कैसे करेगा वो जरा समझ लेते हैं। ये क्यू जो चार्ज दिया इसमें से मान लीजिए कि आपने कहा कि क्यू इस पे आ गया, तो माइनस का क्यू यहाँ पे आएगा भाई। तो Yes, sir. इधर वाले सरफेस पे चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू माइनस का क्यू। इधर वाले सरफेस पे क्या हो जाएगा, क्यू माइनस का क्यू हो जाएगा ना, चार्ज ऐसे आ जाएगा चार्ज, जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग। Yes, sir. अब ये क्यू माइनस का क्यू दैट शुड बी इक्वल्स टू क्यू माइनस का क्यू, यानी कि क्यू की वैल्यू क्यू होनी चाहिए। तो होगा क्या कि जब दोनों को इक्वल और अपोजिट चार्ज आप दे दे रहे हो तो ये मेटल प्लेट पे जो चार्ज है, ये जो प्लस का क्यू तूने इसको दिया था वो पूरा का पूरा इसके अंदर वाले सरफेस पे चला जाएगा ना, यही तो अरेंजमेंट मिला। Yes. Yes, बाहर sir. वाले सरफेस पे कोई चार्ज नहीं गया, और जो भी आपने इसको चार्ज दिया है वो पूरा का पूरा इसके अंदर वाले सरफेस पे आ जाएगा, माइनस का क्यू चार्ज। इसके भी बाहर वाले सरफेस पे कोई चार्ज नहीं जाएगा। अब जरा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे इधर की तरफ होगी और इस निगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स इधर की तरफ होगी। दोनों पे चार्ज बराबर, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों के लिए सेम, प्लेट एरिया बराबर है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है, तो दोनों की वजह से फील्ड बराबर कैंसिल हो गई। Yes, sir. और Yes, इधर sir. पे देखो तो निगेटिव चार्ज के कारण फील्ड इधर, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड इधर, अगेन कैंसिल हो गया। Yes, sir. Yes, sir. जो होगा वो केवल ये दोनों प्लेट के बीच में होगा, है ना, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ केवल ये दोनों प्लेट के बीच में रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो दोनों प्लेट के लेफ्ट में होगी फील्ड, ना ही दोनों के राइट में फील्ड होगी, ठीक है। यस तो अब आप इधर में कोई भी कंडक्टर रखोगे तो क्या इसका चार्ज अरेंजमेंट बदलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा क्या, नहीं ना। No, sir. No, sir. ठीक है, तो ये हमारा जो अरेंजमेंट होगा वो कैपेसिटर की तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका कैपेसिटेंस कैसे लिखना है, कितनी फील्ड बीच में होगी, क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये सारी बातें अगले क्लास में करेंगे, यानी कि डिटेल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई। यस सर। Yes, sir. Thank you, sir. सर हाँ बोलो। सर जो कल टेस्ट होगा उसके बारे में थोड़ा बता देते।
कल जो टेस्ट होगा वो पूरा का पूरा आपका पहले वाले चैप्टर का है, ठीक है। 4 to 7 का उसका टाइमिंग है। सर और टाइमिंग नहीं, क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आएंगे जैसे आप फॉर्मूले में डाटा भरे, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया, थोड़ा सा आपने लॉजिक लगाया, क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ऐसे वो क्वेश्चन होंगे। तो 3 आवर लॉन्ग हुआ काउंटिंग है उसके, मतलब 4 से 7 में कभी भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, 3 घंटे का तीनों पेपर है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों है ना। सर कितने क्वेश्चन होंगे? 25 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट के रहेंगे, 25 ईच, ठीक है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे, ध्यान से करेंगे, जैसे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स थे ना, एक्सरसाइज वाले, असाइनमेंट वाले नहीं, एक्सरसाइज वाले जैसे प्रॉब्लम थे सिंपल सिंपल, उससे भी आसान, उससे भी सिंपल रहेंगे, फॉर्मूला बेस्ड लगभग। तो मतलब बस ये सिंपल हैं? क्या कह रहे हो? मतलब बस सर फॉर्मूला एक तरीके से फॉर्मूला है। हाँ, फॉर्मूले याद है, बेसिक कॉन्सेप्ट याद है, सारे क्वेश्चन के आंसर आपके बन जाएंगे। और हम उम्मीद भी करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा तो लोग 100% नंबर ले आए इसमें। हाँ। थैंक यू सर। MS टीम पे उसका लिंक आएगा, उसी से देना है ना। हाँ सर, वो जनरल में आएगा। हाँ, जनरल में आएगा, MS टीम पे आएगा।